चल रहा है। अब इसमें देखिएगा ना, जो आपका डायग्राम का प्रोसेस है, वह डायग्राम का प्रोसेस ही है। यहां पे ये इसमें रिटर्न जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहां से रिटर्न इस सेल में जाएगी। ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, ये ब्लॉक क्या है? टिश्यू, टिश्यू सेल है, यानी आप इसको कोशिका कह सकते हैं कि ये कोशिका है, शरीर की सेल है, टिश्यू सेल्स है, यानी बॉडी टिश्यू सेल। अच्छा, ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम हम आपको पहले भी बताया था कि अगर ये डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे तो रेस्पिरेशन का ठीक ठाक हिस्सा और उसका कुछ जो डाटा है वो आपको समझ में आ जाएगा। डाटा याद करना ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये लंग्स है, ठीक है, तो जब हम सांस लेंगे, ठीक है ना, तो हवा कहां जाएगी? एल्वियोली में, फेफड़ा में भरेगा जाकर के ना, एल्वियोली में भरेगा। अच्छा, जो सांस हम लेते हैं यानी हवा लेंगे तो एटमॉस्फेयर जो एयर प्रेशर होता है उसका, हवा का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, तो उस हवा में सबसे ज्यादा क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन फेफड़े में आएगी बाहर से, वह कितना होगा? 160 mm Hg, ठीक है ना, तो 160 mm Hg होगा, ठीक है, तो 160 mm Hg हो गया। अब उसी हवा में जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी वो कितनी आएगी? 0.3 mm Hg। ये समझ पा रहे इतना कि जब हम सांस लेंगे, ठीक है ना, तो श्वसन क्रिया के थ्रू जब सांस लेंगे तो कितनी ऑक्सीजन आएगी? 160 mm Hg, और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा? 0.3 mm Hg, इतना आएगा। समझ पा रहे? जब आपके फेफड़े में आ जाएगा, अब देखिए जब फेफड़े में आएगा तो फेफड़े से कहां जाएगा? ये आपके ब्लड में जाएगा। फेफड़ा से कहां जाएगा? आपके ब्लड में जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, ये पाइप जैसे, ये आपका नस है, नस समझ रहे हैं ना, नस वाला हिस्सा है, तो ये इसमें आएगा। अब उसके बाद करना क्या है कि जब इसमें आएगा तो आप ये देखिएगा कि ये जो ब्लड है इसमें हीमोग्लोबिन होती है, Hb, हीमोग्लोबिन है इस ब्लड में, और साथ में ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिक्स होंगे तब बनेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हैं? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, या ऑक्सीजन कितनी होती है? 95 mm Hg। अब आप देखा कि बाहर से जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई थी वो 160 mm Hg आई थी, लेकिन आपके ब्लड में कितना गया है? 95 mm गया है। समझ पा रहे ना? तो 160 में से कितना गया? 95 mm गया। साथ में अब इतना ध्यान दीजिएगा कि वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वह ब्लड कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है, ठीक ना। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम होता है। तो ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा मैंने दिखाया, इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू अधिक होगी, इसलिए ब्लड इस लाइन में कैसा होगा? शुद्ध होगा। जब ये सादा लाइन जो आपको दिख रही है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक होगा, इसलिए कैसा होगा? ये अशुद्ध होगा। अब इसमें देखिएगा कि जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है? 95 mm है, ठीक है ना, और PCO2 कितना है? 40 mm Hg है। ये बात आपको समझ आ रही है? इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कम है और ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक है, और जौने ब्लड में ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक हुई वो कैसा होगा? शुद्ध होगा। और जौने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कम होगा वो कैसा होगा? बात समझ पा रहे हैं? जिसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। समझ पा रहे हैं? अब देखिए होता क्या है कि ये ब्लड कहां आएगा? सीधे आपके हार्ट में आएगा। ये ब्लड लंग्स से होकर के सीधे कहां जा रहा है? आपके हार्ट में। और हार्ट से पंप किया जाएगा किसके लिए? आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए, ठीक है ना, शरीर की कोशिका के लिए पंप किया जाएगा, पंप्ड टू बॉडी टिश्यू। तो ये लंग्स से कहां आया? हार्ट में, और हार्ट से आपकी बॉडी के लिए पंप किया जाएगा, क्योंकि हार्ट पंपिंग का काम करता है, तो पंप किया जाएगा। तो जो बॉडी टिश्यू सेल्स हैं उसमें जाएगा।
तो बॉडी टिश्यू सेल्स में, ठीक है ना, अब देखेंगे बॉडी टिश्यू सेल्स में जब जाना शुरू होगा तो ये ब्लड का जो PO2 होगा, तो PO2 कितना है 95 है, क्योंकि यहां पे देखा 95 है, ठीक ना। अब PCO2 कितना है 40 mmHg है, मतलब 40 mmHg है। अब होगा क्या भैया कि आपकी जो टिश्यू सेल्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, अधिक है, देख रहे हैं ना। तो जो आपके टिश्यू सेल्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, और जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। अब देखेंगे कि ये डिफ्यूजन होगा इधर, तो अब होगा क्या कि PO2 यानी 95 mmHg जो ऑक्सीजन है वो किधर भाग के जाएगी, टिश्यू की तरफ जाएगी, सेल की तरफ जाएगी, क्योंकि सेल में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, कम है। तो ये ब्लड से ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यू में जाएगी। तो जो हीमोग्लोबिन यानी HB जो ऑक्सीजन को लेके आया था वो ऑक्सीजन को यहाँ पे डिसोसिएट कर देगा, डिसोसिएट मतलब छोड़ देगा, ठीक ना, और छोड़ देगा तो ये कोशिका उसको एक्सेप्ट कर लेगी, किसको, ऑक्सीजन को। और कोशिका के अंदर यानी टिश्यू सेल्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज सबसे अधिक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक होगा और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो अधिक से किधर भागेंगे, कम की तरफ। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इधर की कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन का रेशियो अधिक था, कार्बन डाइऑक्साइड का कम था, टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक था। अब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया ब्लड में और ऑक्सीजन चली आई टिश्यू में। अब वह ब्लड जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आई थी वह ब्लड अब कैसा हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया, ठीक ना, इम्प्योर ब्लड हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अधिक होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होगा। अब ये ब्लड देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइनिंग थी यहाँ पे ऑक्सीजन 95 था, कार्बन डाइऑक्साइड 40 था। अब ये ऑक्सीजन कोशिका में चली गई, कोशिका की कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में चली गई। अब ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 45 हो गया और इसका यहाँ पे परसेंटेज जब 45 होगा तो ऑक्सीजन इधर चली गई तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा। इस कंडीशन में ये ब्लड होगा इम्प्योर। अब देखिएगा रिटर्न टू हार्ट, ये ब्लड कहां जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा, समझ रहे ना। और हार्ट से पंप किया जाएगा किसके लिए, लंग्स के लिए। तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा और ब्लड कहां से आएगा, आपके लंग्स में जाएगा। जो ब्लड लंग्स में जा रहा है, जो ब्लड लंग्स में जाएगा वह अशुद्ध रक्त होता है और लंग्स में जाकर के शुद्ध होगा वहां पे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 है और ऑक्सीजन 40 है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन का रेशियो कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो अधिक हो वह ब्लड कैसा होता है, कैसा होता है, अशुद्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 45, ऑक्सीजन 40, इसका मतलब कि ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है ना। ये ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं जिसमें PO2 इक्वल टू 40 mm एंड PCO2 इक्वल टू 45 mm। अब भैया क्या होगा कि देख रहे हैं आप कि आपके लंग्स वाले एरिया में ऑक्सीजन का रेशियो अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, देख रहे हैं ना। और आपके ब्लड में 45 mm और आपके लंग्स में 0.3 mm, समझ पा रहे हैं ना। जो बाहर से आई है ऑक्सीजन उसमें जो गैस आएगी बाहर से एटमॉस्फेयर वायुमंडल से जो ली जाएगी। अब आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में भरेंगे तो एल्वियोली की ऑक्सीजन फिर कहां जाएगी, ब्लड में, समझ रहे ना। तो जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, आपके टिश्यू सेल्स में जो लंग्स के एल्वियोली है जब उसमें भरेगा तो लंग्स का ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा। तो जब लंग्स का ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा तो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरेगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी बाहर चली जाएगी, ठीक है। और बाहर से फिर ऑक्सीजन अंदर आएगी और जो लंग्स आपका है फेफड़ा, फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी वो बाहर चली गई, जो ऑक्सीजन थी वो चली आई आपके ब्लड में और ब्लड में फिर PO2 बराबर कितना हो गया, 95 mm हो गया और PCO2 कितना हो गया, 40 हो गया, क्योंकि
5 का लॉस हुआ यहाँ पे, ये लंग्स में चली गई। समझ पा रहे हैं? ये आपका डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मूल रूप से ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये इंटरनल रेस्पिरेशन। आप इसको दो भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब, ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स, ठीक ना, तो जब ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स के बीच में ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इस प्रक्रिया को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि आपका ये क्या है, टिश्यू है, ठीक ना, और ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स हो गया, ये टिश्यू सेल हो गया। तो जब ब्लड वेसल्स से गैस टिश्यू सेल्स में जाएगी और टिश्यू सेल से कहां जाएगी, आपके ब्लड वेसल्स में जाएगी, तो वह एक्सचेंज जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स के बीच में होता है उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट सर। और उसके बाद जो ब्लड वेसल्स और लंग्स के बीच में, ठीक है ना, लंग्स के बीच में, यानी ब्लड वेसल्स हो गया ये वाली पाइप और ये लंग्स हो गया आपका, तो लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, अब लंग्स से जो ऑक्सीजन होगी वो जाएगी आपके ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगी आपके लंग्स में। यानी ब्लड वेसल्स और लंग्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, और ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये बात आपको समझ आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? हो गया?